Namaste all of you. I welcome you all in my YouTube channel, Academy of Social Science Osha sir. And in this video we are going to discuss about some important points of the age of industrialization. This chapter belongs to class 10th history और इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे और इसके अंदर एक सब टॉपिक है जिसका टॉपिक है द पेक्युलरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इससे संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम समझेंगे और जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वहाँ इसको मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वहाँ वन वर्ड क्वेश्चन बनता है। और ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, आप इनको ध्यान से सुने। ये समरी है इस पूरे टॉपिक की, तो आप इसको ध्यान से सुनेंगे। आइए शुरू करते हैं पहले पॉइंट को। पहला पॉइंट कहता है यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज established tea and coffee plantations and invested in mining, indigo and jute for export। अर्थात जो यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज थी उन्होंने अपने चाय और कॉफ़ी के बागान लगाए और अपने पूंजी को इन्वेस्ट किया मुख्य रूप से माइनिंग के कार्यों में, इंडिगो फार्मिंग में और जूट के कार्यों में, खास करके एक्सपोर्ट के लिए वो इसका उत्पादन किया करते थे। तो इस तरह से उन लोगों ने अपनी पूंजी का इन्वेस्टमेंट किया और चाय और कॉफ़ी के बागान लगाए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है द अर्ली इंडियन कॉटन मिल्स प्रोड्यूस्ड कोर्सर कॉटन यार्न रेदर देन फैब्रिक। जो शुरुआती इंडियन कॉटन मिल्स थी उन्होंने कपड़े बनाने के बजाय मोटे सूती धागों को बनाया। द यार्न प्रोड्यूस्ड इन इंडियन स्पिनिंग मिल्स वाज यूज्ड बाय हैंडलूम वीवर्स इन इंडिया और एक्सपोर्टेड टू चाइना। जो धागे भारतीय स्पिनिंग मिल्स में बना करते थे उनका इस्तेमाल होता था मुख्य रूप से भारतीय बुनकरों द्वारा, हैंडलूम बुनकरों द्वारा, और या तो वो चाइना होता था निर्यात। तो इस तरह से भारत के जो बनते थे कोर्सर कॉटन यार्न उनका उपयोग या तो इंडियन वीवर्स किया करते थे या उनको चाइना एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। तीसरा पॉइंट ये है व्हेन द स्वदेशी मूवमेंट गैदर्ड मोमेंटम। जब स्वदेशी मूवमेंट गति पकड़ लिया, इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स टू प्रोटेक्ट देयर कलेक्टिव इंटरेस्ट। तो जो भारतीय औद्योगिक घराने थे, जो औद्योगिक समूह थे, उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, संगठित किया ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके, उनके सामूहिक हितों की रक्षा हो सके। और इसके लिए उन्होंने प्रेशराइजिंग द गवर्नमेंट टू इंक्रीज टैरिफ प्रोटेक्शंस एंड ग्रेट कंसेशंस। और उसके लिए उन्होंने सरकार पर जोर लगाना शुरू किया, सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया ताकि वह टैरिफ प्रोटेक्शन को इंक्रीज करे, आयात शुल्कों को बढ़ाए और उन्हें रियायतें दे ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके। तो यह कार्य किया हमारे औद्योगिक समूहों ने। चौथा पॉइंट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान व्हेन ब्रिटिश मिल्स वेर बिजी विथ वार प्रोडक्शन। जिस समय ब्रिटिश मिल बिजी थी युद्ध संबंधी उत्पादों को बनाने में, द मैनचेस्टर इंपोर्ट्स इनटू इंडिया डिक्लाइंड। उस समय जो मैनचेस्टर से इंपोर्ट होता था इंडिया में वह बहुत गिर गया, उसमें गिरावट आई। एंड इंडियन मिल्स वेयर कॉल्ड अपन टू सप्लाई वार नीड्स। और भारतीय मिलों से भी वार नीड को बनाने के लिए कहा गया। आप यहाँ सोचेंगे कि वार नीड्स क्या क्या थी, तो यह थी फौज के लिए जूट की बोरियां, फौजियों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते, घोड़े और खच्चर की जो जीन होती है वह, और इसके अलावा बहुत से ऐसे सामान थे जो सेना द्वारा इस्तेमाल होते थे युद्ध के दौरान। उनको बनाने की जिम्मेवारी भारतीय मिलों को भी दी गई और उनसे भी कहा गया। और यहाँ के मिलों में भी वार नीड्स की सामान बनने लगे। अगला पॉइंट है ओवर द वार ईयर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज्ड। युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन बढ़े। एंड आफ्टर द वार मैनचेस्टर कुड नेवर रिकैप्चर इट्स ओल्ड पोजीशन इन द इंडियन मार्केट। और युद्ध के बाद की स्थिति ऐसी बनी कि मैनचेस्टर फिर से भारत में अपनी पुरानी स्थिति को नहीं पा सका और भारतीय बाजार उसके हाथ से निकलने लगा। अगला पॉइंट है ब्रिटिश इकोनॉमी डिक्लाइंड एंड लोकल इंडस्ट्रीज ऑफ कॉलोनीज कैप्चर्ड द होम मार्केट। ब्रिटिश इकोनॉमी का डिक्लाइन हुआ, उसमें गिरावट आई और जो लोकल इंडस्ट्रीज थी उन्होंने उपनिवेशों में, कॉलोनीज में, लोकल मार्केट पर, घरेलू बाजारों पर कब्जा कर लिया और इस तरह से ब्रिटेन के हाथ से वह बाजार निकलने लगे। तो इस तरह से हमने इसमें यह समझा कि अब ब्रिटिश इकोनॉमी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी थी।
अगला पॉइंट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रीडोमिनेंट, अर्थात लघु उद्योगों की बहुतायत। इसमें पहला पॉइंट है लार्ज इंडस्ट्रीज फॉर्म्ड ओनली ए स्मॉल सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी। लार्ज इंडस्ट्री अभी भी बहुत ही छोटे हिस्से में थी, अर्थात अर्थव्यवस्था का एक छोटा हिस्सा ही लार्ज इंडस्ट्री से प्रभावित था। लार्ज इंडस्ट्रीज ग्रू आफ्टर द वार, बड़े बड़े विशाल उद्योगों का विस्तार हुआ, उनका विकास हुआ युद्ध के बाद। बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कंटिन्यू टू प्रिवेल इन रूरल एरियाज, लेकिन इसके बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनी रही। अगला पॉइंट है हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन एक्सपेंडेड ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजी एडॉप्टेड बाय द हैंडीक्राफ्ट पीपल। इसका अर्थ यह है कि हैंडीक्राफ्ट पीपल के द्वारा, हथकरघा क्षेत्र में लगे लोगों के द्वारा नई तकनीक को स्वीकार करने के कारण, उनको इस्तेमाल करने के कारण हथकरघा उत्पादन का विस्तार हुआ, वह बढ़ा। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं वीवर्स यूज्ड लूम्स विथ फ्लाई शटल टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी पर वर्कर एंड स्पीड ऑफ प्रोडक्शन एंड रिड्यूस लेबर डिमांड। अर्थात जो वीवर्स थे, जो बुनकर थे, उन्होंने फ्लाई शटल से युक्त करघों का इस्तेमाल करना शुरू किया ताकि उनकी उत्पादन क्षमता बढ़े, उनकी प्रति श्रमिक या प्रति वर्कर उत्पादन की क्षमता बढ़े और उत्पादन तीव्र गति से हो सके। और इसका असर यह पड़ा कि अब लेबर डिमांड बहुत कम हो गई, श्रमिकों की मांग कम हो गई। अर्थात बुनकरों के द्वारा फ्लाई शटल से युक्त करघों का इस्तेमाल करने के कारण प्रति वर्कर उत्पादन क्षमता बढ़ी, उत्पादन की स्पीड बढ़ी और श्रमिक की मांग कम हुई। अगला पॉइंट है फ्लाई शटल वॉज यूज्ड इन द रीजन ऑफ मद्रास, मैसूर, कोचीन, बंगाल एंड त्रावणकोर टू इम्प्रूव देयर प्रोडक्टिविटी एंड कम्पीट विद द मिल सेक्टर। फ्लाई शटल का इस्तेमाल मुख्य रूप से मद्रास, मैसूर, कोचीन, बंगाल और त्रावणकोर के क्षेत्रों में होता था ताकि उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा सके और मिलों के साथ मुकाबला किया जा सके। जो प्रतिस्पर्धा बाजार में चल रहा था मिल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का, उसमें मुकाबला किया जा सके मिलों का। अगला पॉइंट है द डिमांड फॉर द फाइनल वैरायटी वॉज ऑलवेज स्टेबल बाय द रिच पीपुल एंड नोबल्स। इसका अर्थ यह हुआ कि जो समृद्ध लोग थे और जो सामंत थे, उनके द्वारा अच्छे क्वालिटी के कपड़ों की डिमांड हमेशा स्थिर रहती थी, उसमें गिरावट बहुत कम आती थी। बिकॉज फेमस डिड नॉट अफेक्ट द सेल ऑफ बनारसी और बलोचरी साड़ीज, क्योंकि जो साड़ियाँ थी बनारसी और बलोचरी, इनका डिमांड कभी भी आपातकाल में भी या अकाल की स्थिति में भी कम नहीं होता था। बिकॉज मिल कुड नॉट इमिटेट स्पेशलाइज्ड वीवर्स, क्योंकि जो मिल थे वह विशेष रूप से बनाए गए कपड़ों की नकल नहीं कर सकते थे, इसलिए बनारसी और बलोचरी साड़ी की डिमांड हमेशा बनी रहती थी। अगला पॉइंट है साड़ीज विथ वुमेन बॉर्डर्स, लुंगीज एंड हैंडकरचीफ्स कुड नॉट बी डिस्प्लेस्ड बाय मिल प्रोडक्शन। अर्थात जो साड़ियाँ थीं जिनके बॉर्डर बुने हुए होते थे और जो लुंगी थी मुख्य रूप से मद्रास की, और जो हैंडकरचीफ्स था, उनकी स्थिति इतनी मजबूत थी कि कभी भी मिल प्रोडक्शन उनको डिस्प्लेस नहीं कर पाया, उनकी जगह नहीं ले पाया। तो इस तरह से अभी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में होने वाले उत्पादन का मुकाबला मिल प्रोडक्ट्स नहीं कर पाते थे और इनकी डिमांड, जो फाइनल क्वालिटी के कपड़े थे, उनकी डिमांड स्थिर थी। आइए इसको एक बार समराइज कर लें पहले पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक। पहला पॉइंट ये कहता है, बहुत शॉर्ट में समझिए इसको, कि यूरोपियन माइनिंग एजेंसीज ने चाय और कॉफ़ी के बागान लगाए और माइनिंग, इंडिगो और जूट में इन्वेस्टमेंट किया। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि भारतीय कॉटन मिल कपड़ों के अपेक्षा कोर्सर कॉटन यार्न अर्थात मोटे सूती धागों को बनाती थी, जिनका इस्तेमाल भारतीय वीवर किया करते थे या चाइना को एक्सपोर्ट होता था। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि जब स्वदेशी मूवमेंट तीव्र हो गया, तब भारतीय औद्योगिक समूहों ने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया और अपने इंटरेस्ट की रक्षा के लिए सरकार पर दबाव देना शुरू किया कि वह टैरिफ प्रोटेक्शन उनका बढ़ाए, आयात शुल्क बढ़ाए
और उन्हें रियायत दे ताकि उनका उद्योग फल फूल सके। चौथा पॉइंट ये कहता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश मिल बिजी थी उत्पादन करने के कार्यों में, मुख्य रूप से वैसे उत्पादन जिनका उपयोग सेना को था, और इसका असर ये पड़ा कि मैनचेस्टर का इंपोर्ट भारत में कम हो गया और भारतीय मिलों से भी कहा गया कि वह वार नीड्स को बना के दें। पांचवा पॉइंट कहता है कि युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का उत्पादन बढ़ा और मैनचेस्टर कभी भी इंडियन मार्केट को दोबारा नहीं पा सका, बिल्कुल वैसे ही जैसा उसका कब्जा भारत के बाजार पर पहले था। छठा पॉइंट ये कहता है कि जब ब्रिटिश अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ी तब जो कॉलोनीज के इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने लोकल मार्केट पर कब्जा कर लिया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की मुख्य बातें हैं कि अर्थव्यवस्था में बड़े उद्योगों का हिस्सा बहुत कम था। हालांकि वार के बाद बड़े उद्योग बढ़े, लेकिन लघु उद्योग अभी भी रूरल एरियाज में बने रहे। दूसरा पॉइंट है कि नई तकनीक का इस्तेमाल करने के कारण हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन बढ़ा, अर्थात हथकरघा उत्पादन बढ़ा। तीसरा पॉइंट कहता है कि फ्लाई शटल का इस्तेमाल करने के कारण हथकरघे उद्योग में प्रति श्रमिक उत्पादन क्षमता बढ़ी, उत्पादन की गति तीव्र हुई और श्रमिक की मांग कम हुई। चौथा पॉइंट ये कहता है कि मद्रास, मैसूर, कोचीन, बंगाल और त्रावणकोर में फ्लाई शटल का इस्तेमाल किया गया ताकि उत्पादन की क्षमता बढ़े और मिल सेक्टर से मुकाबला किया जा सके। पांचवा पॉइंट कहता है कि नोबल्स और समृद्ध लोगों के कारण उनके द्वारा फाइनर क्वालिटी का इस्तेमाल करने के कारण मुख्य रूप से बनारसी और बलूचरी साड़ियों की डिमांड कभी कम नहीं हुई और इस तरह छोटे उद्योग बने रहे। कारण यह था कि जो मिल थे वह कभी भी बुनकरों द्वारा बनाए गए विशेष तरह के कपड़ों की नकल नहीं कर सकते थे, इसलिए छोटे उद्योग बने रहे। अंतिम पॉइंट ये कहता है कि जो साड़ी थी जिसका बॉर्डर बुनाई के द्वारा बनता था, या जो लुंगी थी मुख्य रूप से मद्रास की, और जो हैंडकरचीफ थी उसको कभी भी मिल प्रोडक्ट्स डिस्प्लेस नहीं कर पाया। कारण यह था कि यह हाथ से विशेष तरीके से बनाए जाते थे जिसका मुकाबला मिल के प्रोडक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि मिल में जो भी कपड़े बनते थे वह बड़े स्तर पे बनते थे और एक जैसे बनते थे। अलग अलग तरह के क्वालिटी के, अलग अलग तरह के नहीं बन सकते थे विशेष प्रकार से, इसलिए इनकी डिमांड हमेशा बनी रही। तो इस तरह हमने देखा कि भारत के उद्योगों के विकास में मुख्य बातें कौन कौन सी रहीं, क्या क्या इसका विशेष अनुठापन था, और कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का असर पड़ा भारतीय व्यापार पर, और कैसे मैनचेस्टर की स्थिति भारत में कमजोर लगी होने, कैसे भारतीय उद्योग धंधों को मौका मिला आगे बढ़ने का, और कैसे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, जो छोटे छोटे उद्योग थे, वो कैसे अपनी स्थिति को मजबूत किए रहे और उसके पीछे मुख्य वजह क्या थी। उनकी विशेष कलाकारी की नकल कभी भी बड़े उद्योग नहीं कर पाए और इस तरह से हमेशा मार्केट में उनकी डिमांड बनी रही, जो विशेष रूप से हाथ से बनाए कपड़े हुआ करते थे। तो इस तरह हमारा ये टॉपिक पूरा हुआ। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। अगर आपको कोई शंका हो, आपको कहीं कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, तो आप हमें लिख के भेजें, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।